Features of company. Point number 5, limited liability. The company, being a separate person, is the owner of its assets and bound by its liabilities. The liability of a member as shareholders extend to the contribution to the capital of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by him. इसका मतलब है कि whenever a person becomes the shareholder of a company by purchasing its shares, उसको एक specific amount देना पड़ता है and that payment becomes part of the capital of the company. Whenever a share is issued in the market, it has a specific value. वो शेयर का एक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है. वो वैल्यू अगर कंपनी को वो पेमेंट करती है, एक शेयर होल्डर, एक पर्सन अगर पेमेंट करता है, अब वो शेयर का कितना वैल्यू उसने पेमेंट किया उस पर डिपेंड करेगा उसका रिमेनिंग लाइबिलिटी क्या है. देखिए यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब बनती है तो दे हैव देयर एसेट्स एंड दे हैव देयर लाइबिलिटीज़ एंड दे आर लाइबल टू पे व्हाट द कंपनी ओ. व्हाट हैपन्स इज, जब भी एक शेयर होल्डर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जब भी एक पर्सन एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कंपनी डजेंट आस्क द एंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी पेड एट वंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. मिस्टर ए ने एक कंपनी के शेयर्स को खरीदा जिसका नॉमिनल वैल्यू है 1000 रुपया, जिसमें से ही ओनली हैव पेड 500 रुपीज़. नाउ Mr. A is liable to pay the remaining 500 rupees and not more. अगर कंपनी लॉस में जाती है या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या फिर कंपनी का कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से कंपनी इज अंडर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट, सो इन दैट केस द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू कवर अप द लॉसेस. लेकिन कितना लॉस शेयर होल्डर्स लोग कवर करेंगे? हाउ मच आर दे एक्चुअली लाइबल टू कवर? तो शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे एक सेफगार्ड किया जाता है कि वेन एवर अ कंपनी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड वो लिमिटेड कंपनी है, सो इन दैट केस जो शेयर होल्डर्स है उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है. नाउ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट दे हैव नॉट पेड. जितना भी अमाउंट उन लोगों ने नहीं पेमेंट किया है उतना तक ही उनका अमाउंट लाइबल है. तो इन दिस केस मिस्टर ए हैव पेड ₹500 आउट ऑफ 1000 रुपीज़. सो रिमेनिंग जो 500 रुपये बचता है, मिस्टर ए इज लाइबल टू पे ओनली दैट इन केस कंपनी आस्क इट. ठीक है. सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द गारंटी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लाइबिलिटी मेंशन किया रहेगा जिसमें जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने सिग्नेचर किया है कि मेरा लाइबिलिटी इतना होगा इन केस ऑफ एनी मिसहैप, तो वो गारंटी कहा जाता है. जैसे गारंटी का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं इन केस ऑफ लॉस बाय द कंपनी, इन केस व्हेन द कंपनी इज क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट, सो जितना भी उन लोगों ने गारंटी दिया है कि एक एक मेंबर कितना पेमेंट करेगा वो उनका लाइबिलिटी रहेगा. लिमिटेड लाइबिलिटी के देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस. लेट अस सी क्या क्या है. एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जब कंपनी क्रिएट होती है तो शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी कितना होता है, तो वो लिमिटेड होता है टू द अमाउंट उनका शेयर का कितना प्राइस है. अगर वो शेयर के प्राइस में जितना भी अमाउंट उन लोगों ने नहीं पेमेंट किया है उसी अमाउंट को वो लोग वापस पेमेंट करेंगे एंड नथिंग एल्स. चलिए, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. पहला एक्सेप्शंस है रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स. सो इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 7 होने चाहिए, और इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 होने चाहिए मिनिमम नंबर. इससे ज़्यादा होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम जब हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो सकता है. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि सिचुएशन ऐसा है कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 से कम हो जाए या फिर मेंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 से कम हो जाए, इन दैट केस
कंपनी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर कंपनी अपना ऑपरेशन 6 महीने तक इसी अवस्था में चलाए रहे, मतलब इफ द कंपनी इज कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशंस इन द सेम फॉर्म विदाउट स्टॉपिंग एनी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ठीक है, एंड ऑल द मेंबर्स द रिमेनिंग डायरेक्टर्स आर नोइंग दैट फैक्ट कि कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स। मेरा कहने का मतलब है कि मेंबर्स लोगों को पता है कि कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 से कम हो गए हैं या फिर 2 से कम हो गए हैं, और वो 6 महीने से ज़्यादा ऑपरेशन करे जा रहा है, 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस किए जा रहा है। इन दैट केस 6 महीने से ऊपर जब हो जाता है, अगर कंपनी अपना ऑपरेशंस चलाए रखती है और उनको कोई भी लॉस होता है, कोई भी उधारी होता है, तो द मेंबर्स हु आर ऑपरेटिंग एट दैट टाइम आर सेवरली लायबल, मतलब पूरी तरह से लायबल होंगे वो। देर इज़ नो लिमिटेशन, शेयर का वैल्यू यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो जाता है और 6 महीने से ज़्यादा इसी अवस्था में दे हैव कैरिड ऑन बिजनेस, इन दैट केस 6 महीने से ऊपर हो जाने पे जितना भी लोन या कंपनी का जितना भी डेट होता है वो पूरा का पूरा उन मेंबर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिचुएशन। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन नंबर 1 है, हो गया रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। चलिए एक्सेप्शन नंबर 2, व्हेन द कंपनी इज फॉल्सली इनकॉर्पोरेटेड एज एन अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पे क्या है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी को जब रजिस्टर किया जाता है एज ए कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को व्हेन यू वांट टू मेक इट अ कंपनी, आपको कुछ फॉर्मेट फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके या फिर किसी भी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर कंपनी को क्रिएट किया जाए, सो इन दैट केस जो ट्राइब्यूनल है वो ये डिसीजन लेती है कि यहाँ पे जो मेंबर्स लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है या फिर कंपनी को जब रजिस्टर किया गया है तो वो फॉल्स रजिस्ट्रेशन के हिसाब से किया गया, गलत तरीके से रजिस्टर किया गया, सो वो जो मेंबर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं दे विल बी अनलिमिटेड वे में लायबल होंगे सारे डेट को पेमेंट करने के लिए। देखिए सिंपल सा बात है कि वेन एवर अ कंपनी इज क्रिएटेड, तो वो क्रिएशन जो है वो एकदम फैक्ट पे होना चाहिए। सो इफ़ एनी ऑफ द फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स हैं, उनको अगर सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कंपनी हैज़ बिन फॉल्सली प्रेजेंटेड, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। क्यों किया गया प्रेजेंट? क्योंकि शेयर होल्डर्स लोगों से ज़्यादा पैसे लिया जा सके। सो इन दैट केस ट्राइब्यूनल मतलब द डिसीजन मेकर फॉर पनिशिंग पीपल हु आर बिहाइंड एनी फॉल्स एक्टिविटी। सो इन दैट केस वो ट्राइब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगा कि ये कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी बना दिया जाए। जो मेंबर्स हैं दे विल बी अनलिमिटेडली लायबल टू पे ऑफ the debts of the company। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है यहां पे when prospectus issued to defraud। as we know, prospectus is issued by the company to attract or invite investments by prospective shareholders। तो जितने भी लोग हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो प्रॉस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं कंपनी से रिलेटेड, एंड व्हेन दे फाइंड इट वैल्यूएबल तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी टू इनवाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो अगर ये प्रोस्पेक्टस को फ्रॉड करने के लिए इशू किया जाए, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए मतलब क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें गलत इंफॉर्मेशन पुट किया गया है, सो दैट जो भी शेयर होल्डर्स या फिर जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं कंपनी में, जो भी लोग हैं
who wants to invest in the company, who wants to put important funds in the company, तो वो लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है। और ये फ्रॉड जब बाहर निकलता है तो ट्राइब्यूनल जो है वो देखती है कि प्रोस्पेक्टस में कौन से डायरेक्टर का नाम है, या फिर प्रोस्पेक्टस को इशू करते टाइम कौन से प्रोमोटर्स थे जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस को इशू करते वक्त ये जानबूझ के फ्रॉड किया, या फिर जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोस्पेक्टस को जब इशू किया गया वहाँ पे एक्सपर्ट का नाम क्या लिखा हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी या फिर फॉर द शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स टू रीड द प्रोस्पेक्टस। अगर उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन है और वो फ्रॉड करने के लिए किया गया है, सो हुएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक दैट फ्रॉड, डिफ्रॉड करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है, वो सारे डायरेक्टर्स, वो सारे प्रोमोटर्स, वो सारे एक्सपर्ट्स आर अनलिमिटेडली लायबल for losses or damages that may have been incurred by any person who subscribe to the securities on the basis of such prospectus। मतलब कि जो भी लोग इस प्रोस्पेक्टस के गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस में इन्वेस्टमेंट और वो बहुत बड़ा लॉस इनकर किए, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किए वो सिक्योरिटी में या फिर जो भी लॉस हुआ वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को वो पूरा का पूरा अमाउंट वो डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स या एक्सपर्ट्स जो फ्रॉड किए हैं वो लोग पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारा डिफ्रॉडिंग दी डिपॉजिटर्स। कंपनी को जब भी पैसे चाहिए होते हैं फॉर एक्सपैंडिंग देयर एक्टिविटीज़ और फॉर रनिंग देयर ऑपरेशंस, कंपनी बहुत टाइम पे शेयर्स इशू करती है मार्केट में या फिर वो बैंक से जाके लोन मांगती है। देयर इज़ अनदर वे ऑफ रेजिंग फंड्स by accepting or by asking normal public to deposit in the company's funds. Here public deposit their funds in company। तो कंपनी जब भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तो ये वो बैंक में पैसे डालने जैसा ही बात हो गया। हम लोग जैसे बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड वी विल बी रिसीविंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट बोथ। लेकिन व्हाट इफ द बैंक इग्नोर्स आवर पेमेंट, व्हाट इफ द बैंक इज इंटेंडिंग टू फ्रॉड अस। सो यहाँ पे वैसे सिचुएशन है कि कंपनी लोगों से, पब्लिक से पैसे तो एक्सेप्ट की, बट एट द पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक को वो पैसे नहीं लौटा रही हैं और पब्लिक को वो फ्रॉड कर दी। सो इन दैट केस whoever is responsible to defraud the depositors, all those responsible people in the company are severally liable। वो लोगों को पूरी तरह से ये जो लॉस हो रहा है डिपॉजिटर्स को वो पूरा अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू दैट, पूरा का पूरा लॉस उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा। चलिए, एक्सेप्शंस हमारा यहीं तक था। आगे हम लोग नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी देखते हैं, विच इज़ पॉइंट नंबर 6, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे देखिए, इमेज से ही समझ में आ रहा है कि एक आदमी, ये जो कंपनी है या अर्थ को मैंने यहाँ पे कंपनी के हिसाब से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जब उसका टाइम ओवर हो जाता है वो कंपनी को किसी और के हाथ में सौंप देता है। इट मीन्स an incorporated company never dies, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, दे कैन नॉट डाई, दे डोंट हैव अ नेचुरल डेथ। इन केस कंपनी का डेथ का मतलब है कंपनी इज सेलिंग इट ऑफ इट्स ऑपरेशन और क्लोजिंग डाउन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, इस तरह से। सो एक्सेप्ट व्हेन इट इज वुंड अप एज पर लॉ, अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय द डेथ और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर एंड इट रिमेन्स द सेम एंटिटी। जो भी लोग इसमें काम करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ओनर्स ही क्यों ना हो, तो कंपनी जो है वो कंटिन्यू चलते रहती है। इवन इफ जो भी मेंबर्स उसमें हैं उनका या तो डेथ हो गया या फिर दे लेफ्ट द कंपनी, इवन इन दैट केस द कंपनी कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशंस इन द सेम नेम, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं परपिचुइटी। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब है when a member of the company leaves the organization by way of death or departure, in that case somebody else takes it over।
तो कोई और बिजनेस में आता है, वो उसको टेक ओवर करता है और बिजनेस को उसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहता है। सो ये है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट फीचर है फीचर ऑफ कंपनी, पॉइंट नंबर 7, सेपरेट प्रॉपर्टी। जिस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, हम सपोज आई हैव अ कार, आई बॉट अ कार फ्रॉम अ शोरूम, आई हैव द पावर टू कीप द कार विथ मी। जब मेरे को मन किया वो कार को मैंने यूज़ किया, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई थॉट कि मेरे को वो गाड़ी को बेच देना चाहिए, मैंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसी तरह से कंपनी भी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन ही है, लेकिन उसमें ये लीगल पावर है कि दैट कंपनी कैन होल्ड ओनरशिप ऑफ इट्स एसेट्स और उसको वो डिस्पोज कर सकती है अपने ही नाम पे। ठीक है, सो द कंपनी हैव टोटल पावर, टोटल अथॉरिटी टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ द कंपनी, पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग को पता है कि जो कंपनी है, कंपनी का जो कैपिटल है, वो कैपिटल को डिवाइड किया जाता है इंडिविजुअल शेयर्स में। तो कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, और अगर मैं वो शेयर्स खरीदता हूँ तो मैं परमानेंटली वो शेयर्स का मालिक नहीं बन सकता। मालिक बन सकता हूँ, इट इज़ माई चॉइस दैट आई कैन कीप द शेयर्स विथ मी टिल माई लास्ट ब्रेथ, लेकिन आई एज अ रैशनल इन्वेस्टर्स विल नॉट opt for that. I will try to maximize my value of investment. तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं मैक्सिमाइज करना चाहूँगा, एंड टू डू दैट जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स। तो वो क्या करते हैं, अपना आज शेयर मैंने खरीदा है, तो इन फ्यूचर आई कैन सेल इट ऑफ टू मिस्टर बी, मिस्टर बी इफ ही थिंक्स ही कैन सेल इट ऑफ टू मिस्टर सी, एंड दिस कंटिन्यूज। सो जो भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ऑल दो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और इसको करने में स्टॉक एक्सचेंज बहुत हेल्प करता है। स्टॉक एक्सचेंज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू परचेज एनी शेयर, यू कैन परचेज इट फ्रॉम दी ओपन मार्केट एंड यू कैन सेल इट ऑफ इन दी ओपन मार्केट ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की वजह से ही इन्वेस्टर्स का मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है कि वो डिफरेंट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। इससे मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ता है। जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे हैव अवेलेबल अमाउंट ऑफ फंड्स इन देयर हैंड्स, तो वो शेयर्स को जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं। सो ये सेक्शन 44 में साफ तरह से बताया हुआ है कि सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है कि द प्रिंसिपल बाय प्रोवाइडिंग दैट द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी and can be transferred from one person to another in the manner provided by the articles of association by the way। ठीक है, बट ये जो है ये खाली पब्लिक लिमिटेड या जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में ही होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिस्ट्रिक्शन बैठाया गया है, आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप ये कर सकते हैं। आजकल तो जो भी ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है। ठीक है, सो द शेयर्स आर ऑल्सो ट्रांसफरेबल। ये जो शेयर्स हैं दे आर ऑल्सो ट्रांसफरेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफर। पहले के दिनों में क्या होता था, जैसे हम लोग 100 रुपये का जो नोट है आज मेरे पास है, when I bought suppose 1 kilo of rice, I have given that 100 rupees note to the seller. So वो जो करेंसी नोट है इट इज़ फुल्ली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। सो अर्लियर जो शेयर्स हैं वो भी इस तरह के कागज़ के पन्ने होते थे, जिसको देना होता था हम लोग उसको हाथों हाथ दे सकते थे। लेकिन नाउ व्हेन ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, इन दैट केस शेयर्स को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली मोड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मटेरियलाइज का मतलब होता है हाथ में जो पकड़ सके, डीमटेरियलाइज का मतलब होता है उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, वो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेजेंट है। आगे के फीचर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये अच्छा से देख लीजिए
and read all the points whichever are mentioned in the features. अच्छा से इसको read करिए and see if you understand it properly.